तो मेरे भाइयों कैसे हालचाल। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ BTTH नोवेल। और आज जियान फाइनली उससे मिलता है जो उसका सीनियर ब्रदर हो सकता था अगर वो मास्टर यालाओ को धोखा नहीं देता। पिछले एपिसोड में सीन ये हुआ था कि जियान को ओल्ड इंशियन की जगह के बारे में मालूम पड़ जाता है, पर जब तक वो उसके पास पहुंच पाया था तब तक मो शिंगटियान अपने पूरे ब्लैक एम्पर सेक्टर वॉरियर्स को लेकर वहां पे पहुंच गया था। मतलब ओल्ड इंशियन की घेराबंदी हो चुकी थी। अब जियान को देख के मो शिंगटियान के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कहता है क्यों ना हम कोऑपरेट करें, और जैसे ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मिलता है हम इसे बिल्कुल भी नहीं छूने वाले, तुम हमें बस वो जोंग ब्रेकिंग पिल दे देना। अब थोड़ा सा सोचने के बाद जियान भी इस पे हाँ बोलने वाला था। तभी एंट्री होती है डीमन फ्लेम वैली की, जिसे लीड कर रहा था वो मिस्टीरियस ग्रे रोब्ड मैन। अब इसके इतने पास होने की वजह से जियान और ज्यादा फेमिलियर फील कर रहा था। तभी हम देखते हैं उसे अपनी ग्रे रोब को हटाते हुए, और जब जियान उसका चेहरा दिखता है तो पूरी तरीके से स्टंट रह गया था, क्योंकि इस चेहरे से जियान बिल्कुल भी अनजान नहीं है, क्योंकि जियान के हाथों से इस बंदे की पिछली बार मौत हुई थी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है मास्टर यालाओ के डिसाइपल और जियान के सीनियर ब्रदर की, जिसे ब्लैक कॉर्नर रीजन का पेल एम्परर भी बोला जाता था। अभी हानफेंग पुराने से काफी ज्यादा ओल्ड दिखाई दे रहा था, और जब वो जियान की तरफ देखता है तो हम उसकी आंखों में काफी ज्यादा सैवेजनेस को देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इसके प्लान में अगर जियान दखलंदाजी नहीं करता तो फिर शायद ही अभी तक ब्लैक कॉर्नर रीजन को डोमिनेट कर रहा होता। लेकिन इन दी एंड जियान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे ब्लैक कॉर्नर रीजन में हानफेंग की वो पोजीशन तो चली गई, लेकिन साथ ही में उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से भी अलग हो गई। अगर हानफेंग के पास वो सियार्ड फ्लेम जैसी हेवनली फ्लेम नहीं होती जिसे उसने हॉल ऑफ सोल के दो जुनजे को गिफ्ट किया था, तो शायद अभी तक हानफेंग की सोल वहाँ पे रिफाइन भी हो चुकी होती। अभी तक जीने की तो बात ही अलग है। खैर शायद उस समय हानफेंग का लक अच्छा था, जिस वजह से हॉल ऑफ सोल के उस दोजोंग ने हानफेंग के लिए स्पेशली एक दोजोंग की बॉडी मंगवाई। लेकिन एक्चुअली में हॉल ऑफ सोल वाले एक जिंदा दोजोंग को पकड़ के लाए थे, जिसकी स्पिरिट के ऊपर वो तब तक हमला करते रहे जब तक वो स्कैटर नहीं हो गई। उस सोल बॉडी की सारी एनर्जी को हानफेंग सॉलो कर लेता है, जिसके बाद वो कब्जा कर लेता है उसकी बॉडी के ऊपर भी। खैर उसके बाद ही हानफेंग की स्ट्रेंथ हो पाई है, लेकिन फिर भी हानफेंग के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हानफेंग इस डेड बॉडी में बस 10 साल तक के लिए रह सकता है, जिसके बाद ये बॉडी अपने आप ही मिट्टी में तब्दील हो जाएगी। पर इशू ये है कि हानफेंग को भी इस बॉडी के साथ बर्बाद होना पड़ेगा, और इस फेट से इसे कोई नहीं बचा सकता। अब उस समय एग्जैक्टली क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो बात है आगे 10 साल की। हानफेंग के लिए अच्छी बात है कि वो इतनी लंबी जिंदगी और जी सकता है। अब इतने सारे रीजंस की वजह से हानफेंग का किलिंग इंटेंट जियान को लेकर काफी ज्यादा फ्राइटनिंग लेवल में पहुंच चुका था, क्योंकि जियान ही वो रीजन था जिसकी वजह से हानफेंग की हालत हुई है। खैर जैसे ही हॉल ऑफ सोल वाले उसे बताते हैं कि ब्लैक कॉर्न रीजन में बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है, तो हानफेंग भी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाता है। और डीमन फ्लेम वैली ने इतने सारे शाओगेट पे हमले किए थे वो भी इसी के कारण थे। अब खैर जब एनिमीज मिलते हैं तो गुस्सा तो बढ़ ही जाता है। इस वजह से जब हानफेंग को जियान दोबारा मिलता है तो हम उसकी आंखों में बहुत ही विशियसनेस और रूथलेसनेस को देख सकते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर, जो जब हानफेंग की तरफ देख रहा था तो उसकी आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं थे। बस शुरुआत में जब हानफेंग को जियान ने दोबारा देखा था तभी उसके दिल में बस थोड़ा सा सरप्राइज आया था, जिसके बाद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। जियान हानफेंग की तरफ देख के हंस के कहता है कि अनएक्सपेक्टेड बात है कि ट्रेटर तू अभी भी जिंदा है, सच में ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अब खैर यहाँ पे हानफेंग भी पीछे नहीं रहना चाहता था। वो भी एक विशेष तरीके से हंसते हुए कहता है कि सब तुम्हारी वजह से है जूनियर ब्रदर, और अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरी यहाँ तक स्ट्रेंथ अभी तक पहुंची नहीं होती। और अब क्योंकि मैं तुमसे दोबारा मिल रहा हूँ तो आज मैं तुम्हारी सोल को एक्सट्रैक्ट करूंगा, जिसके बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मौत से बदतर चीज आखिर क्या होती है। खैर जियान की आंखें यहाँ पे बिल्कुल इंडिफरेंट थी, क्योंकि हानफेंग के थ्रेट से जियान को कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। अब भले जियान को ये तो नहीं पता था कि हानफेंग की इतनी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हुई, लेकिन हमारा जियान भी पुराना सा बच्चा नहीं रहा है जिसकी पीक स्ट्रेंथ बस 2 हुआंग क्लास के पीक पे जा सकती थी, क्योंकि हमारा जियान ऑलरेडी एक 4 स्टार 2 हुआंग है, और पिछले कई सालों में वो कई दोजोंग लेवल के वॉरियर्स से मिल चुका है, जिनमें से कईयों के साथ तो उसकी फाइट भी हुई है। और ऐसी बात भी नहीं है कि जियान के हाथों में से दोजोंग मरे ना हो। इस वजह से जियान को हानफेंग की बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब भले हानफेंग यहाँ पे दोजोंग पे पहुंच गया हो, लेकिन अगर जियान अपना पूरा जी जान लगा के फाइट करता है तो एंड में अभी भी किसी को मालूम नहीं है कि कौन जीतने वाला है। अब क्योंकि जियान यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन को नहीं दिखा रहा था तो हानफेंग को लगता है ये थोड़ा सा डर गया है। वो जियान से कहता है लगता है तुम्हारी बॉडी के अंदर उस बुड्ढे का ऑरा नहीं रहा है। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गया कि वो बुड्ढा तो हमारे हॉल ऑफ सोल के हाथों में ऑलरेडी पड़ चुका है। क्या हुआ, उसके तुम्हारे बारे में तो बहुत हाई ओपिनियंस थे, लेकिन उसने ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि तुम उसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करोगे। खैर अब मुझे समझ में आ गया है कि जब वो बुड्ढा मेरे हाथ से मरा था तभी वो उतना ही अंधा था जितना अभी है। हानफेंग ने बोला ही था तभी हमें सुनाई दी थी एक बैंग की आवाज। हम जियान की बॉडी से काफी खतरनाक लेवल में ग्रीन फ्लेम को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चला गया था। हम इस फॉरेस्ट के कई पेड़ों की पत्तियां एकदम जलती हुए देखते हैं, और अब जियान के पैरों के पास से भी चारों तरफ फ्लेम फैलने लगी थी। जब जियान की जेड ग्रीन फ्लेम उसे कवर कर लेती है तो इस समय जियान काफी ज्यादा फिरोशियस लग रहा था। अब उसकी आंखें भी एकदम हेवनली फ्लेम में बदल चुकी थी, जिनमें अगर कोई थोड़ा ध्यान से देख ले तो उसकी पूरी रूह कांप जाएगी। और जियान की बॉडी से जो किलिंग इंटेंट लीक हुआ था उस लेवल के किलिंग इंटेंट को जियान की बॉडी से पहले कभी नहीं देखा गया था। लगता है हानफेंग ने जो शब्द कहे थे वो जियान के सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट में जाके टारगेट करते हैं, क्योंकि मास्टर यालाओ जियान के सामने हॉल ऑफ सोल के द्वारा कैप्चर करे गए थे।
थे, जिसे जियान बस खड़े होकर देख ही सकता था। अब ये हेल्पलेस फीलिंग ऐसी थी जैसे कई पॉइजनस स्नेक्स उसे कई बार काट रहे हैं, क्योंकि जो जियान की आज अचीवमेंट्स हैं उसमें मास्टर यालाओ का सबसे बड़ा योगदान है, और वही रीजन था जिसकी वजह से जियान एक यूजलेस इंसान से आज जो है वो बन पाया है। खैर बेसिकली जियान अपने मास्टर के लिए वो फीलिंग्स रखता था जैसे वो अपने फादर के लिए रखता है, लेकिन उसके मास्टर के इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी वो हॉल ऑफ सोल से अपने मास्टर को कैप्चर होने से नहीं बचा पाया। इस टाइप की एंडिंग को देख के जियान का दिल खून के आंसू रो रहा था। अगर जियान के पास स्ट्रेंथ होती तो शायद उसके मास्टर भी इस तरीके से कैप्चर नहीं होते, और साथ ही में वो अपने फादर को भी रेस्क्यू कर सकता। और इस समय जियान दोबारा से स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस को समझ गया था, और जब हानफेंग इस गहरे गांव के ऊपर दोबारा हमला करता है तो हम जियान के इस पागलपन को उसकी बॉडी से बाहर आते हुए देखते हैं। क्योंकि अगर जियान के पास स्ट्रेंथ होती तो सिर्फ वो अपने मास्टर याला और फादर को रेस्क्यू नहीं कर पाता, बल्कि वो जूनियर के फ्राइटिंग बैकग्राउंड को इग्नोर करके उसके पास भी जा सकता था। बस इशू यहाँ पे ये था कि जियान की स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसानों से अलग थी। उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ हेवनली फ्लेम से रिलाई करती थी। अगर जियान इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता जिससे हॉल ऑफ सोल भी डरे तो जियान को यहाँ पे और भी हेवनली फ्लेम्स को सॉल्व करना होगा। अब शायद यहाँ पे जियान की थोड़ी ज्यादा सनक गई थी। वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि हेवनली फ्लेम, हाँ मैं यहाँ पे ये मैटर सॉल्व कर लूँ तो मैं हेवनली फ्लेम को ढूंढने के लिए जाऊंगा, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना ही होगा। जिसके बाद उसकी भयानक सी नजर जाती है सीधा हानफेंग के ऊपर, और अब जियान की आवाज को सुन के लोगों को एकदम पसीने आ रहे थे। वो कहता है, कुत्ते हानफेंग, अगर आज मैंने पर्सनली तेरा काम तमाम नहीं किया जिसने अपने मास्टर को क्रिटिकल मोमेंट पे धोखा दिया, तो मैं जियान ये कसम खाता हूँ कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। जियान की आवाज आसमान में काफी समय तक गूंजती रहती है। इसको सुन के हानफेंग और डीमन फ्लेम वैली के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे, और साइड में ही खड़े लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया उसकी तरफ देखते हैं तो वो भी थोड़े से सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जब से वो जियान को मिले थे तब से अब तक जियान के इतने ज्यादा वॉयलेंट इमोशंस को उन्होंने कभी नहीं देखा था। तभी हमारा ध्यान जाता है हानफेंग के ऊपर, जो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि लड़की तो सच में काफी ज्यादा घमंडी है। चलो आज हम ये देख ही लेते हैं कि मुझे मारने की तेरी क्वालिफिकेशंस हैं कि नहीं। तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो आगे बढ़ के कहती है कि भले इसके पास ना हो लेकिन मेरे पास वो क्वालिफिकेशंस डेफिनेटली है। इस समय उसकी वो ग्रेश पर्पल आंखें एकदम इमोशनलेस थी, जिनसे हम काफी ज्यादा ग्रे एनर्जी को बाहर आते हुए देख सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज सुन के हानफेंग थोड़ा सा सीरियस हो गया था, क्योंकि उसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में पता था। वो जानता था कि अभी उसकी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए भी वो अगर लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट करता है तो उसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो फटाक से अपनी नजर दोबारा जियान की तरफ घुमाता है। हानफेंग कहता है, तुम्हारे वुमन के साथ इतना अच्छा लक है, इससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन आखिर तुम अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करना कब सीखोगे? तुम्हारे इनएक्शन से उस ओल्ड मैन की रेपुटेशन बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है। ये सुन के तो जियान का दिमाग एकदम भन्ना गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी सेवेजनेस को छुपाते हुए एक स्माइल को शो करता है। जियान कहता है कि सीनियर, ऐसी टैक्टिक्स को मेरे खिलाफ यूज मत करो, क्योंकि भले ही तुम अभी एक इंसान और गोस्ट का कॉम्बिनेशन लग रहे हो, लेकिन फिर भी तुम पास्ट में इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के पहले एम्परर थे। इस वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा बेतुकी की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अब जियान का ये कमेंट सुन के हानफेंग की फेस मसल्स एकदम ट्विच होने लगी थी। वो एक गहरी सांस लेके अपनी फ्यूरी को थोड़ा सा सप्रेस करता है। वो कहता है कि हम भले ही इतने सालों से नहीं मिले हो, लेकिन तुम्हारी टंग अभी भी उतनी शार्प है। बस मैं इस बात से इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुंची है। जियान कहता है, ट्राई करने के बाद तुम्हें ये अपने आप मालूम पड़ जाएगा। और अब तक जियान का फेस एकदम काम हो चुका था, बस जियान की आंखों का वो किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अभी हम जियान को एक एक्सपीरियंस इंसान में कंसिडर कर सकते हैं। वो जानता था कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता है तो ये उल्टा जियान की तरफ ही बैकफायर करने वाला है। खैर जब मोशिंगटियन हानफेंग और जियान के बीच में बातों की लड़ाई को सुनता है तो वो थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। वो मन ही मन में कह रहा था कि तुम लोग फाइट करना शुरू क्यों नहीं कर देते, और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम इस बैटल में और ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाओ। सबसे ज्यादा बेस्ट तो ये होगा कि यहाँ पे सबको ही मर जाए, क्योंकि तब मोशिंगटियन को वो जोंग ब्रेकिंग पिल ही नहीं मिलेगी, बल्कि उसे वो डीमन फ्लेम वैली का स्पिरिचुअल सॉलोइंग मेथड भी मिल जाएगा, जिससे वो लोगों की स्पिरिट को सॉलो करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। खैर लगभग सेम एक्सप्रेशन उस ओल्ड लिंगशन के फेस पे भी था, और खासकर ये सिचुएशन उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट थी। तभी हमारा ध्यान जाता है हानफेंग के ऊपर। हानफेंग कहता है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम तीनों मिलकर मुझसे डील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ। क्लियरली हानफेंग की तरफ काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स भी थे, और वो फंगियान तो आधा दोजोंग बन भी चुका है, और अगर फंगियान के साथ वो डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स अच्छे से कोऑपरेट करते हैं तो शायद इनका ग्रुप एक दोजोंग लेवल के फाइटर को भी संभाल सकता है। इस बात से एग्री करते हुए फेंगियान का ग्रुप भी पीछे हंसने लगा था, और जैसे ही वो सब अपनी बॉडी में दुखी को सर्कुलेट करते हैं हम उन सब के औरों को एकदम आसमान में रिलीज होते हुए देख सकते हैं। जब ये डीमन फ्लेम वैली के लोग अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे थे तभी पीछे से आवाज आती है कि अगर ये लोग सफिशिएंट नहीं है तो क्यों ना तुम लोग इनके ग्रुप में मुझे भी ऐड कर लो। ये आवाज उस माउंटेन एरिया में काफी समय तक गूंजती रहती है। थोड़ी देर में हम एक फिगर को आसमान में अपीयर होते हुए देखते हैं, जो जब अपने ऑरे को रिलीज करता है तो उसने डीमन फ्लेम वैली के सारे लोगों के ऑरे को एकदम सप्रेस कर लिया था। इस ओल्ड मैन को देख के तो हानफेंग का एक्सप्रेशन भी और ज्यादा ग्लूमी हो गया था। तभी हमारा ध्यान जाता है उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन पे, जो कि अभी आसमान में फ्लोट कर रहा था। ये ऑफ कोर्स हमारे इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सूचियान ही थे। हम देखते हैं एल्डर सूचियान को जियान के ग्रुप के साइड में आते हुए। वो कहते हैं, यहाँ पे इतना फन हो रहा है, मैं तो वहाँ पे मिस ही कर देता। तभी उनका ध्यान जाता है हानफेंग के ऊपर। वो कहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली तुम यहाँ पे मरे नहीं हो, बल्कि तुमने तो दोजों में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये बात मुझे सच में काफी ज्यादा सरप्राइज करती है। अभी हानफेंग का एक्सप्रेशन एकदम डार्क और कोल्ड था। वो कहता है, ये सब बस तुम लोगों की कृपा से है, क्योंकि
क्योंकि फर्स्ट एल्डर सूचियान की एंट्री से यहाँ सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आ गया था और हान फेंग को भी एल्डर सूचियान की स्ट्रेंथ के बारे में पता था। अब भले 1-to-1 फाइट में हान फेंग सूचियान से नहीं डरता हो, पर जियान की साइड में वो मिस्टीरियस पॉइजनस वुमन भी थी जिसकी ओरिजिन के बारे में हान फेंग को कुछ नहीं पता था। और अगर ये दोनों एक साथ मिलकर हमला कर देते हैं तो इनका सामना तो डीमन फ्लेम वैली के लोग मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा वो जियान को कैसे भूल सकता है, क्योंकि भले ही हान फेंग जियान के खिलाफ काफी ज्यादा हेटरेट रखता हो, लेकिन वो जियान के टैलेंट के बारे में बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि जियान का टैलेंट हान फेंग से काफी ज्यादा फ्राइटनिंग था। जब जियान बस 2 वांग क्लास का था तब उसने ऑलरेडी हान फेंग को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तब हान फेंग ऑलरेडी आधा 2 जोंग बन चुका था। खैर अब तो जियान ऑलरेडी 2 हुआंग बन चुका है और जियान की अभी की स्ट्रेंथ को देख के डीमन फ्लेम वैली उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाएगी। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर। जियान हान फेंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो ये काम दोबारा करने में मुझे कोई डाउट नहीं है, इस वजह से तुम यहाँ पे ऐसे एक्ट मत करो जैसे सब तुम्हारे कंट्रोल में है। खैर जैसे एल्डर सूचियान अपियर होते हैं, मोशिंगटियन और ओलिंगशियन के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे, क्योंकि एक 2 जोंग को कहीं भी इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। खासकर यहाँ पे तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर लग रही है। इस समय जियान के फेस पे वो गुस्सा पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका था और जो हान फेंग ने इतना ज्यादा एफर्ट लगाया था जियान को गुस्सा दिलाने के लिए वो भी पूरी तरीके से पानी में मिल जाता है। जियान सूचियान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ और आकर वहाँ की सिचुएशन भी कैसी है। ये सुन के फर्स्ट एल्डर सूचियान का ध्यान जाता है उस ओल्ड इंशियन के ऊपर। वो कहते हैं कि इस ओल्ड मैन का स्पिरिचुअल अवतार ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है, इस वजह से मैं तुम्हारे छोड़े हुए साइंस को देखते देखते यहाँ तक आ चुका हूँ। जियान कहता है गायब हो गया। तभी उसका ध्यान भी ओल्ड इंशियन के ऊपर चला जाता है। हम देखते हैं उसे अपने पैर को जमीन पे पटकते हुए, जहाँ से ग्रे कलर की एनर्जी बाहर आ रही थी और ऑफ कोर्स वो ओल्ड इंशियन की स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो कि उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। जैसे ही एनर्जी ओल्ड इंशियन की बॉडी में एंटर करती है हम इसकी स्ट्रेंथ में एकदम खतरनाक तरीके से राइज होते हुए देख सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो अपने पीक पे पहुंच चुका था। खैर ओल्ड इंशियन की ये ट्रांसफॉर्मेशन मोशिंगटियन और हान फेंग का ध्यान भी अट्रैक्ट कर लेती है। ये देख के उनके एक्सप्रेशंस भी एकदम चेंज हो गए थे, क्योंकि जितनी देर से हान फेंग और जियान के बीच का झमेला चल रहा था उतनी देर में इस बुड्ढे ने अपनी स्ट्रेंथ को वापस बुला लिया था और अब सिचुएशन भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी। अब हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंशियन की स्ट्रेंथ यहाँ पे किसी से भी कम नहीं है। हम देखते हैं ओल्ड इंशियन को सबकी तरफ देख के हंसते हुए और अब उसका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। वो कहता है कि आप सबका इस हेल्प के लिए धन्यवाद। ये सुन के मोशिंगटियन जियान और हान फेंग की तरफ देख के हंसने लगता है। वो कहता है कि अभी हम सबको इंटरनली फाइट नहीं करनी चाहिए। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप सब यहाँ पे बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए आए हो और अगर ऐसी बात है तो हम सबको मिलकर इस ओल्ड इंशियन के ऊपर हमला करना चाहिए जिससे हम इसे स्नैच कर सकें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये चालाक लोमड़ी यहाँ से भाग भी सकता है और ऐसी टैक्टिक्स की इसके पास कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक बात रही है बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा किसके पास जाएगा, इसका डिसीजन हम बाद में भी ले सकते हैं। ये सुन के सब पहले तो थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं सबको एक साथ नोट करते हुए। हान फेंग कहता है कि सेक्ट लीडर मो ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले इस ओल्ड डीमन के हाथों से हमें इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को स्नैच करना है। क्यों ना हम चारों लोग मिलकर इसके ऊपर एक साथ हमला करें, जिससे इसका एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। इस समय हान फेंग अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा चालाक इंसान समझ रहा था। जियान की नजर हान फेंग से लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर सूचियान की तरफ जाती है। वो अपनी आवाज इस तरीके से इस्तेमाल करता है जिससे बस वो दोनों ही सुन सकें। जियान कहता है आप दोनों को काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये बुड्ढे किसी इंसान को सीधा निकल सकते हैं जिसके बाद तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचने वाली, तो इनकी चालाकियों के चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। ये सुन के एल्डर सूचियान एक स्माइल के साथ कहते हैं कि लड़के तुझे कि मैं 6 महीने का बच्चा लगता हूँ जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी है और कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें मुझे रिमाइंड करने की जरूरत है। सूचियान की ये बात सुन के जियान थोड़ा सा एम्बेरेस्ड हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट एल्डर सूचियान इनर एकेडमी के ऐसे ही फर्स्ट एल्डर नहीं बन गए थे जिन्होंने अपनी एकेडमी को ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसी जगह में अच्छे से रखा। और यहाँ पे जियान को एल्डर सूचियान की स्कीमिंग एबिलिटी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए। और हमारी लिटिल फेई डॉक्टर भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वो पॉइजन सेक्ट को लगातार मैनेज करती आई है, जिस वजह से उसकी स्किल भी फर्स्ट एल्डर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। जब जियान का ग्रुप भी मोशिंगटियन के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाता है तो हम देखते हैं उस ओल्ड इंशियन के एक्सप्रेशन को ग्लूमी होते हुए, क्योंकि भले ही उसने अभी अपनी पीक स्ट्रेंथ को रिकवर किया हो, लेकिन 4 दोस्तों के सामने वो भी पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में आ जाएगा और इसके भी काफी ज्यादा चांसेस है कि उसकी जान भी आज यहीं पे चली जाए। और जब ओल्ड इंशियन ये सब सोचता है तो हम देखते हैं उसे एकदम अपना पैर पटकते हुए, जिससे कई एनर्जी के प्लस जमीन से ऊपर की तरफ शूट हो जाते हैं और इस एनर्जी का सहारा लेते हुए ओल्ड इंशियन भी विड्रॉ करने लगता है। अभी मोशिंगटियन भी इस बुड्ढे के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए था। ओल्ड इंशियन को विड्रॉ करते हुए देख वो भी एकदम रेडी हो गया था, जिसके बाद ये बुड्ढे एक दूसरे का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं मोशिंगटियन के हाथ से एक गोल्डन कलर के अटैक को शूट होते हुए, जो कि ओल्ड इंशियन की तरफ काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा था। इसे फील करके ओल्ड इंशियन के फेस पे भी एक ब्रूटलनेस फ्लैश होती है, जिसके बाद वो अपनी हड्डियों जैसे हाथों को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं ओल्ड इंशियन को अपने हाथों का यूज करते हुए उस अटैक को कैच करते हुए, और अगर हम ध्यान से देखें तो मोशिंगटियन ने एक गोल्डन कलर के डैगर को शूट किया था। ओल्ड इंशियन कहता है कि बास्टर्ड अपने अटैक को वापस खा, और ये कहने के साथ ही वो अपनी फिंगर को फ्लिक कर देता है, जिससे वो डैगर जैसा आया था वैसा वापस जाने लगता है। खैर इस डैगर की फोर्स को यूज करते हुए ओल्ड इंशियन और भी ज्यादा आगे बढ़ गया था। वो और भी ज्यादा डीप फॉरेस्ट में एंटर करने ही वाला था, तभी हमें सुनाई देती है एक और आवाज। वो कहता है ओल्ड डीमन
नहीं, अगर तुम यहाँ से सेफली जाना चाहते हो तो इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को मेरे हवाले कर दो। इस आवाज के आने से पहले ही एक फिगर उसके सामने अपीयर हो चुका था, जो कि एक हॉट पाम अटैक को आगे की तरफ शूट कर देता है। अब इससे काउंटर अटैक करने के लिए ओलिंगशन भी अपनी दुकी को सर्कुलेट करके अपने फिस्ट को आगे की तरफ शूट कर देता है। और जब ये दोनों अटैक टकराते हैं तो हमें सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड, जिससे इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट में काफी ज्यादा रिपल्स फैल गई थी। हम ओलिंगशन और उस फिगर को दो कदम पीछे लेते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं इस फिगर की रियल अपीयरेंस। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हान फेंग के अलावा कौन हो सकता था। हम उसे अपनी बॉडी को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करते हुए देखते हैं। वो ओलिंगशन की तरफ देखते हुए गहरी आवाज में कहता है कि तुम सच में इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में ओल्ड मॉन्स्टर कहलाने के लायक हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से सेफली बिल्कुल नहीं जा सकते हो। तभी अचानक से ओलिंगशन का एक्सप्रेशन और ज्यादा ग्लूमी हो गया था, क्योंकि वो सेंस करता है तीनों और दो जोंग के औरों को, जो कि मोशिंगटियन, सूचियन और लिटिल फेरी डॉक्टर थे। और अब इन चारों ने मिलकर इसे घेर लिया था। अपने सारे के सारे रिट्रीट पाथ को ब्लॉक होते हुए देख वो काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। और सच में अभी तक इस बैटल में सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यही थी, क्योंकि यहाँ पे 5 दोस्तों एक साथ बैटल करने वाले थे। और इस तरीके की टेरिफाइंग लाइनअप जियान ने भी पहली बार देखी थी। साथ ही में जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे उनके लिए भी यही केस था। अब ओलिंगशन के थॉट्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो क्लियरली जानता था कि इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को वो सेफली बाहर नहीं ले जा सकता। और अगर वो यहाँ पे और भी ज्यादा स्टबर्न एक्ट करता है तो आज उसकी जान के यहाँ पे काफी ज्यादा लाले पड़ सकते हैं। और जब ये बेचारे उसके दिमाग में आते हैं तो हम देखते हैं उसे अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए, जिसके बाद उसके हाथ में वो एमराल्ड कलर का जेड बॉक्स अपीयर हो गया था। वो कहता है आज मैं अपनी हार को यहाँ पे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस ग्रज को मैं कभी नहीं भूलने वाला। खैर यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ओल्ड मैन काफी ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि जब इसे समझ में आ जाता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है तो वो इस जेड बॉक्स को भी दूर फेंक देता है। जैसे ये बॉक्स उसके हाथ से गया था उसने भी अपनी बॉडी को तेजी से मूव करना शुरू कर दिया था, पर बाकी के 4 लोग इतने ज्यादा बेवकूफ भी नहीं थे। जैसे ही वो मूव करने की कोशिश करता है हम देखते हैं चारों के अटैक्स को अराइव होते हुए, क्योंकि इन चारों को ऐसा लग रहा था कि ये बुड्ढा इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। इस वजह से ये डेफिनेटली कोई न कोई ट्रिक ही खेल रहा है। ये सेम थॉट हान फेंग और मोशिंगटियन के दिमाग में था। वही पेडलर सूचियन और लिटिल फेरी डॉक्टर बस थोड़ी देर के लिए उस जेड बॉक्स की तरफ देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करते। अब इन नालायकों को ऐसा बिहेव करते हुए देख ओलिंगशन का मन हो रहा था कि वो अपना सर दीवार में मार ले। वो पूरी ताकत से चिल्लाता यू फूल्स, और ये कहने के बाद वो दोबारा उस जेड बॉक्स की तरफ जाना शुरू कर देता है, जो कि अभी हवा में फ्लोट कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मूव किया था तभी एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है और ये जेड बॉक्स उड़ के एक यंग मैन के हाथ में पहुंच जाता है, जिसका एक्सप्रेशन अभी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। जब एक्चुअली में जियान के हाथ में ये जेड बॉक्स आ जाता है तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा अपसेंट माइंडेड हो गया है, क्योंकि जियान ने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज इतनी आसानी से उसके हाथ में आ जाएगी। खैर जैसे ही जियान रिकवर होता है हम देखते हैं उसे फटाक से इस जेड बॉक्स को ओपन करते हुए, जहाँ पे वो एमराल्ड कलर का बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा विगल कर रहा था। और अभी जियान की आंखें इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के ऊपर टिकी हुई थी। जियान कहते ये तो सही में रियल निकला। वहीं पे ओलिंगशन के अलावा सारे के सारे लोगों के एकदम फेस स्टिफ पड़ गए थे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ये ओलिंगशन इतनी आसानी से जेड बॉक्स को दे देगा, जिसमें एक्चुअली में रियल बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा एग्जिस्ट करता है। तभी हमारा ध्यान जाता है ओलिंगशन के ऊपर, जो इन सब की डेल एक्सप्रेशंस को देख के काफी खुश हो जाता है। वो कहता है तुम लोगों के साथ ये सही हुआ, और अब ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मेरे पास नहीं है तो मैं भी देखता हूँ कि आज मुझे कौन रोकता है। खैर इन चारों में सबसे पहले मोशिंगटियन रिकवर होता है। जब ओलिंगशन ने जेड बॉक्स फेंका था तो मोशिंगटियन ने अपने उस इम्प्रिंट को यूज करने की कोशिश करी थी, लेकिन तब उसका इम्प्रिंट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से तब मोशिंगटियन ने इस बॉक्स को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इस जेड बॉक्स में रियल बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा था। वो ओलिंगशन को कोसते हुए कहता है कि डैम यू ओल्ड मैन, आखिर मेरी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की सील काम क्यों नहीं कर रही है जिससे मैंने इसके ऊपर प्लेस किया था। ये सुन के ओलिंगशन के फेस पे एक रिडिक्यूल वाला एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहता जब तुमने मुझे बताया था कि तुमने इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के साथ कुछ किया है, उसके बाद मैंने धीरे से तुम्हारे इम्प्रिंट को रिमूव कर दिया था। अब कहीं तुम ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैं सेम गलती 2 बार करूंगा। ओलिंगशन नीचे देख के कहता है कि अब वो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मेरे पास है नहीं, और अगर उसके बाद भी तुम मेरे साथ फाइट करना ही चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। ओलिंगशन के इन शब्दों के बाद सभी की नजर चली जाती है सीधा जियान के ऊपर। यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट टेलर सूचियन को छोड़ के सारे लोगों की आंखों में काफी ज्यादा ग्रीडीनेस दिखाई दे रही थी। हम देखते हैं फर्स्ट टेलर को अपनी आंखें नैरो करते हुए। वो कहते हैं जियान इसे दोबारा से चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बुड्ढा दोबारा से ट्रिक खेल रहा है, क्योंकि अगर ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा रियल निकलता है तो जियान के ग्रुप में वो पावर है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। लेकिन अगर ये फेक है तो वो फालतू में टेंशन क्यों लें, क्योंकि इससे पूरा का पूरा ब्लेम तो उनके ऊपर आएगा ही, साथ ही में इनका कोई फायदा भी नहीं होगा। सूचियन के ये शब्द सुन के जियान भी हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो काफी ध्यान से इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को चेक कर रहा था। और जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा था हम जियान की आंखों में काफी ज्यादा खुशी को देख सकते हैं। फाइनली कंफर्मेशन के बाद जियान एक नोड कर देता है, और जैसे जियान ने हाँ बोला ही था तभी हम देखते हैं हान फेंग को अचानक से मूव करते हुए, जो कि एक ब्लैक शेडो में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की तरफ शूट हो जाता है। अब भले यहाँ पे हान फेंग काफी ज्यादा स्पीड से मूव कर गया हो, पर हमारा जियान भी पूरी तरीके से अलर्ट था। वो जानता है कि अब यहाँ से गलती नहीं करी जा सकती। हम देखते हैं उसके दोनों पैरों के पास एक सिल्वर लाइटनिंग को, जिसके बाद जियान की पोजीशन पे एक आफ्टर इमेज क्रिएट होती है और जियान प्रकट होकर
कहता है वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे। तभी हम जियान की साइड में 2 फिगर्स को भी अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर सूचियान थे। जिया भी तुरंत ही जियान के पास आ जाती है, क्योंकि अब जियान बन गया था सबका मेन टारगेट, जिसके ऊपर सभी अपनी तीखी नजरें गड़ाए हुए थे। तभी हमारा ध्यान जाता है हान फेंग के ऊपर, जिसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्लूमी लग रहा था। वो पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता है कि रोको इसे। ये सुन के डीमन फ्लेम वैली के सारे लोग जियान के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं पे थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद मोशिंगटियान ने भी डिसीजन ले लिया था, और अब ब्लैक एम्पर सेक्ट ने भी जियान के ग्रुप को दूसरी तरफ से घेर लिया था। और जब टारगेट इतनी आसानी से बदल जाता है तो ओल्डिंगशन के फेस पे भी एक इविल स्माइल अपीयर होती है। लेकिन खैर यहाँ पे वो मूव बिल्कुल नहीं करता, वो बस अभी आसमान में फ्लोट करते हुए ये सब देख रहा था। और उसके मैनर से तो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे इंटरवीन बिल्कुल नहीं करना चाहता। जब जियान हानफेंग को देखता है तो हम उसकी आंखों में एक डेंसनेस को फ्लैश होते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसकी नजर जाती है मोशिंगटियान के ऊपर। जियान एक चिल्ली आवाज में कहता है कि क्या सेक्ट लीडर मो आप भी हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम साइड में से खड़े होकर देखते हो तो मैं खुद उस ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को तुम्हारे पास डिलीवर करूंगा। जियान के इन शब्दों को सुन के मोशिंगटियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। हम उसके चेहरे पे थोड़े से इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं, क्योंकि भले ही जियान के ग्रुप में कम लोग हों, लेकिन जितने भी थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे अगर डीमन फ्लेम वैली और ब्लैक एम्पर सेक्ट अपने हैंड्स को ज्वाइन भी कर लेते हैं, तभी जियान के ग्रुप को सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। जब मोशिंगटियान गहरी सोच में चला गया था, तभी हम देखते हैं हानफेंग को बोलते हुए। वो कहता है कि सेक्ट लीडर मो इस लड़के की बात बिल्कुल मत मानो, ये सच में काफी ज्यादा चालाक है, क्योंकि एक बार हमारी डीमन फ्लेम वैली वाइप आउट हो जाती है तो तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले दो ज़ोंग का सामना कर सकते हो। ये सुन के मोशिंगटियान का एक्सप्रेशन दोबारा से चेंज हो गया था, क्योंकि जो हानफेंग ने कहा था वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हानफेंग और मोशिंगटियान साथ में मिलकर काम नहीं करते हैं तो जियान को भी उनका कोई डर नहीं रहेगा। और उस समय अगर हानफेंग का ग्रुप जियान के हाथों से हार जाता है तो शायद ब्लैक एम्पर सेक्ट की एंडिंग भी कुछ अच्छी नहीं होने वाली। और मोशिंगटियान ये भी बिलीव नहीं करता था कि जियान इतनी आसानी से इस ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को इन्हें दे देगा। खैर मोशिंगटियान की इस परेशानी को जियान ने भी शायद समझ लिया था। वो हंसते हुए कहता है अगर सेक्ट लीडर मो आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हो तो मैं आपको ये ज़ोंग ब्रेकिंग पिल तुरंत ही दे सकता हूँ, बोलो आपका क्या कहना है। इस बात में मोशिंगटियान तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। जैसे मोशिंगटियान बोलने वाला होता है हम देखते हैं हानफेंग को अपनी आईब्राउज को नेट करते हुए। वो अपनी आवाज को दुखी से कवर करके मोशिंगटियान के कानों तक पहुंचाता है। ये सुनने के बाद मोशिंगटियान जो बोलने वाला था वो शब्द एकदम दोबारा से वापस चले जाते हैं। वो हानफेंग की तरफ एकदम खुशी की नजरों से देखते हुए कहता है सच में। हानफेंग कहता है कि अगर सेक्ट लीडर मो आपको लगता है मेरी ये गारंटी काफी है तो हम यहाँ पे एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि डीमन फ्लेम वैली भी ब्लैक कॉर्नर रीजन का काफी पुराना फैक्शन है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात पे वापस लौट जाऊंगा आपको डीमन फ्लेम वैली में आके आंसर मांग सकते हो। लेकिन मोशिंगटियान तो अभी भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम पे एक बार ट्रस्ट करूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे दोबारा फूल नहीं बनाओगे। हानफेंग कहता है कि सेक्ट लीडर मो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज को मैं अकेली ऑब्टेन नहीं कर सकता हूँ और आपकी हेल्प के साथ हमारे चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुन के मोशिंगटियान भी एक नॉड कर देता है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है जियान के ऊपर। वो हंसते हुए कहता है कि मिस्टर यानशाओ आज मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो हानफेंग ने ऑफर किया है उसके सामने ये ज़ोंग ब्रेकिंग पिल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये बात सुन के जियान भी अपनी आंखें नैरो कर लेता है। वो कहता है अगर सेक्ट लीडर मो आप एक ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करना चाहते हो जिसने सबसे क्रिटिकल मोमेंट में अपने टीचर को भी विट्रे कर दिया था तो शायद मैंने आपसे उम्मीदें कुछ ज्यादा ही लगा ली थी। लेकिन यहाँ पे मोशिंगटियान तो दूसरी दुनिया में चला गया था। वो कहता है ये रिस्क बिल्कुल वर्थ इट है। अब खैर मोशिंगटियान के ये कहने के बाद जियान भी आगे बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि हानफेंग ने उसे क्या प्रॉमिस किया है। लेकिन अगर मोशिंगटियान इस ज़ोंग ब्रेकिंग पिल को इग्नोर कर रहा है तो शायद वो चीज काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। हम देखते हैं उसे एक डीप ब्रेथ लेते हुए। जियान एक डीप आवाज में कहता है कि हमें एक बड़ी बैटल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हम इस फाइट में पूरी तरीके से ऑल आउट जाने वाले हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि एंड में कौन बचेगा। ये सुन के सूचियान लिटिल फेई डॉक्टर और जिया नॉड कर देते हैं, क्योंकि भले ही दूसरी साइड में कई लोग हों लेकिन जियान के ग्रुप की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा खतरनाक थी। खैर जब ये बात कंफर्म हो जाती कि मोशिंगटियान उसकी तरफ से फाइट करने वाला है तो हानफेंग के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी, पर शायद उसका यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि अब उसका ध्यान जाता है सीधा ओल्डिंगशन के ऊपर, जो कि आसमान में आराम से फ्लोट करते हुए सब विटनेस कर रहा था। क्योंकि अगर ये ओल्ड मैन हानफेंग की साइड में आ जाता है तो फिर 3 दोज़ोंग और बाकी के कई लोग जियान के ग्रुप को सरप्राइज करने के लिए काफी होंगे और तब जियान भी किसी तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन लगता है ओल्डिंगशन को ऑलरेडी मालूम पड़ गया था कि हानफेंग क्या कहने वाला है। वो तुरंत एक अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी साइड से फाइट करूंगा, इस बारे में तुम बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि इस सिचुएशन में बेस्ट होगा कि मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हूँ। अगर तुम यहाँ पे ऑल आउट फाइट करना ही चाहते हो तो बिल्कुल कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला। हानफेंग से ये कहने के बाद ओल्डिंगशन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और हम देखते हैं उसे डीप माउंटेन्स में एकदम डिसअपीयर होते हुए। जब हानफेंग के इस ऑफर को ओल्डिंगशन पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है तो उसने भी अपनी आईब्राउज को निट कर लिया था। वो उसे कोसते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल कायर निकला। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर, जो ओल्डिंगशन को जाते हुए काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा था, जिसके बाद वो एल्डर सूचियान से भी ग्लेंसेस को एक्सचेंज करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की वैल्यू को देखते हुए ये ओल्ड मैन कैसे गिव अप कर सकता है। तभी हमें सुनाई देती है एल्डर सूचियान की धीमी सी आवाज। वो कहते हैं कि हमें काफी तक केयरफुल रहना होगा, ये ओल्ड फेलो काफी ज्यादा कनिंग है और उसके सारे के सारे एक्शंस बिल्कुल एबनॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। इस समय लिटिल फेई डॉक्टर को भी काफी ज्यादा डाउट्स हो रहे थे। वो कहती है
कोई मुझसे ये मत कहना कि बस ये दूर खड़े रह के हम दोनों को बस फाइट करते हुए देखना चाहता है, जिसके बाद हम जब सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं तो उसका वो फायदा उठाएगा। जियान अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। खैर अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है जब हम ये चीजें कंसिडर करें, क्योंकि सबसे पहले हमें सामने वाले लोगों को संभालना होगा। बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ऑलरेडी हमारे हाथों में है और ये लोग डेफिनेटली उसके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले। ये सुन के सूचियान और बाकी के लोग नोट कर देते हैं। एल्डर सूचियान कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते तो शायद जानन अकेडमी और शाओगेट के लोग भी यहाँ पे आ जाते, जिसके बाद हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती। यहाँ पे फर्स्ट एल्डर सूचियान ने ये कहा ही था, तभी हमें कई लोगों के आने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ही समय के अंदर जियान के सामने एक बड़ा सा ग्रुप आ चुका था। अब इस फैमिलियर ऑरे को फील करके जियान काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो भले ही अपोजिट साइड के नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स से न डरता हो, लेकिन अगर वो इंटेंस बैटल में कहीं इंटरप्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जियान को थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। खैर क्योंकि शाओगेट की आर्मी भी यहाँ पे अराइव हो चुकी है तो अब मामला थोड़ा सा इवन लग रहा है। अब इतने बड़े ग्रुप ने हानफेंग का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया था। अब खैर तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में हानफेंग और जियान की फाइट्स तो देखी होंगी, जिसमें ये बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट था और उसी तरीके से वो अब हंसने लगता है। वो अपनी किलिंग इंटेंट से भरी हुई आवाज में कहता है कि तुम इन पे रिलाई करके क्यों खुश हो रहे हो, क्योंकि ये सब मेरे सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। हानफेंग कहता है सेक लीडर मो, मैं उस लड़की को और सूचियान को होल्ड करूंगा। आप अपने साथ हमारे डीमन फ्लेम वैली के सारे लोगों को ले जा सकते हो, जहाँ पे आपका टास्क रहेगा जियान को कैप्चर करने का। अब यहाँ पे ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि वो जिंदा रहे या फिर नहीं, बस हमें ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मिल जाना चाहिए। अब खैर यहाँ पे शुरुआत होती है इस बड़ी सी बैटल की, जिसे हम कवर करने वाले हैं अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वो फाइट अगर इसमें ऐड कर दी तो मामला सीधा 1 घंटे के ऊपर पहुंच जाएगा, जिस वीडियो को कंप्लीट करने में मुझे हजारों साल लग जाएंगे। खैर डो नॉट वरी, कल तुम्हारा भाई दोबारा से इस एपिसोड को लेके आ जाएगा, जिसमें आपको कई सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही में तुम अपने सजेशंस को बिल्कुल शेयर कर सकते हो, और जो लोग नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस को लेके आता रहता हूँ। तो उस लाल बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे आप एक भी वीडियो को बिल्कुल मिस ना करो। खैर अगर तुमने इससे पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो तुम उसे लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड को रिलीज होते ही आपको राइट साइड में अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक स्टे हेल्दी, अपने आसपास सफाई रखो एंड टाटा बाय बाय।